हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज बच्चों हम आपके सिलेबस की एक और पोइम जिसका नाम ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न है उसको शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। और इस पोइम को जॉन कीट्स नाम के पोइट ने लिखा है। और ये पोइट हैं बहुत ही अच्छे पोइट थे। और अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ है बहुत जल्दी हो गई थी। और ऐसा बोला जाता है कि अगर इनकी डेथ जल्दी ना होती, यंग उम्र में ना होती, तो ये शेक्सपियर से भी, विलियम शेक्सपियर से भी अच्छा लिटरेचर लिख सकते थे। तो वो एक अलग बात है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम एक लिटरेरी टर्म है जिसका नाम है ओड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ओड असल में होता क्या है। तो बच्चों ओड है, उसको हम अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ओड इज़ अ पोइम विच इज़ अड्रेस टू समवन और समथिंग। ये एक कविता होती है जो किसी एक वस्तु को, किसी एक पर्सन को एड्रेस की जाती है। एक तरह से ओड को हम बोल सकते हैं संबोधन, किसी को एड्रेस करना, किसी को संबोधित करना। तो ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। अब ये ग्रेसियन अर्न क्या होता है बच्चों। अर्न है वो होती है सुराही, सुराही टाइप कोई घड़ा है, उसको मतलब उसके ऊपर थोड़ा एक गर्दन सी होती है, सुराही टाइप, उसको अर्न बोलते हैं। और ग्रेसियन का जो अर्न, जो सुराही ग्रीक से बिलोंग करती है, ग्रीक जो देश है, मिस्र देश है, वहाँ से बिलोंग करती है, उसको हम ग्रेसियन अर्न बोलते हैं। तो बच्चों इस पोइम की थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं मैं कि जो जॉन कीट्स हैं वो एक म्यूजियम में गए थे। म्यूजियम आपको पता ही है, म्यूजियम क्या होता है बच्चों। आई थिंक आप सभी जानते ही होंगे। म्यूजियम का मतलब होता है बच्चों कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें संग्रह करके रखी हुई होती है, संग्रहालय बोल सकते हैं हम उसको। तो वहाँ पे जॉन कीट्स ने एक अर्न देखा, एक सुराही देखी जो कि ग्रीक से लाई हुई थी। और उस म्यूज़ियम पे बहुत सारी पेंटिंग्स करी हुई थी। और उन पेंटिंग्स को देख के जॉन कीट्स हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उनके मन में ये पोइम लिखने का ख्याल आया। तो बच्चों ओड टू ग्रेसियन अर्न है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न है, उसी के बारे में है कि जॉन कीट्स ने उस पे क्या चित्रकारी देखी, क्या पेंटिंग्स देखी, और उस पेंटिंग्स को देख के राइटर है उसके मन में क्या ख्याल आए। तो बच्चों इस पोइम को शुरू करते हैं हम। दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। तो बच्चों यहाँ पे बहुत सारे मुश्किल वर्ड्स हैं। दाउ का मतलब हम पहले पॉइंट्स में पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है यू। अनरेविस्ड, अनरेविस्ड होती है समथिंग विच इज़ नॉट टच्ड येट, समवन, सॉरी, एक ऐसी लेडी जिसको टच ना किया गया है, आई मीन उसको बोल सकते हैं हम प्योर वर्जन। ब्राइड का मतलब दुल्हन, और क्वाइटनेस का मतलब है शांति, कामनेस। तो यहाँ पे जो राइटर है, जो जॉन कीट्स पोइट हैं, वो ग्रेसियन अर्न को देख के बोल रहे हैं कि तुम शांति की एक अनछुई, एक प्योर दुल्हन हो। कहने का मतलब कि जो जहाँ पे जॉन कीट्स गए हैं जिस म्यूजियम में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, क्वाइटनेस है। तो उस क्वाइटनेस को महसूस करते हुए जॉन कीट्स ये महसूस करते हैं कि ये जो सुराही है, ये अर्न है, इसने क्वाइटनेस के साथ शादी कर ली है, शांति के साथ शादी कर ली है, क्योंकि ये बहुत सालों से इसी शांति में पड़ी हुई है, ये सुराही या ये जो अर्न है। तो इसने शांति के साथ शादी कर ली है, और ये उस शांति की अनछुई दुल्हन है, इसको किसी ने भी टच नहीं किया है। बच्चों आपको पता होगा कि भी संग्रहालय है, जो म्यूजियम है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसे उन्हें टच करने की किसी को भी परमिशन नहीं होती है। तो राइटर है इमेजिनेशन कर रहा है कि ये शांति की एक अनछुई दुल्हन है। दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। अब यहाँ पे राइटर पोइट है, वो दोबारा से उस सुराही को देख के बोलता है कि तुम तो एक फोस्टर चाइल्ड, अडोप्टेड चाइल्ड हो, गोद लिए हुए बच्चे हो, किसके, साइलेंस के। साइलेंस का मतलब कामनेस, चुपचाप जो रहता है, साइलेंस के, और स्लो टाइम, कि तुम्हारे लिए टाइम है वो बहुत धीरे चल रहा है। अब यहाँ पे धीरे टाइम के धीरे चलने का क्या मतलब है कि भी वो जो अर्न है वो बहुत ज़्यादा पुराना है,
और उसके साथ समय है वो बहुत धीरे धीरे निकल रहा है। उस अर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोइट है वो बोल रहा है कि तुम स्लो टाइम के और साइलेंस के एक अडोप्टेड चाइल्ड हो, एक गोद लिए हुए बच्चे हो। सिल्वन हिस्टोरियन, यहाँ पे सिल्वन का मतलब होता है समवन हु बिलोंग्स टू फॉरेस्ट, जो जंगलों से, जो वुड्स से बिलोंग करता हो। हिस्टोरियन का मतलब इतिहासकार। अब यहाँ पे उसको जो अर्न है उसको सिल्वन हिस्टोरियन बोलता है राइटर। क्यों बोलता है? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी फूल पत्तियों की पेंटिंग की हुई है। तो राइटर उसको बोलता है कि तुम तो इतिहासकार हो फॉरेस्ट के, वुड के, यानी तुम्हें वुड के बारे में सब नॉलेज है क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये सारी चीज़ें छपी हुई हैं। तो तुम तो इतिहासकार हो जो हु कैंस्ट दस एक्सप्रेस, जो क्या चीज़ एक्सप्रेस कर सकता है। अर्न के बारे में बोल रहा है कि तुम इतिहासकार हो जो क्या एक्सप्रेस कर सकता है। ए फ्लोरी टेल मोर स्वीटली देन आर राइम, कि तुम एक फ्लोरी टेल, वैसे तो फ्लोरी टेल का मतलब किसी फूलों की कहानी, लेकिन यहाँ पे फ्लोरी टेल का मतलब है कोई सुंदर कहानी, सुंदर दृश्य। जो कहते हैं तुम तो एक हिस्टोरियन हो जो हमारे टाइम से, राइम का मतलब हमारे टाइम से या किसी भी इंसान से अच्छी कहानी तुम बयां कर सकते हो। कहने का मतलब एक इंसान है उसको तो अपनी कहानी बयां करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है, लेकिन जो अर्न है, जो सुराही है, उसके ऊपर जो पेंटिंग, जो फ्लावर्स बने हुए हैं वो अपने आप में ही कहानी बयां कर रहे हैं, उनको किसी शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कहने का मतलब कि इंसान से अच्छी कहानी वो जो अर्न है वो सुना सकता है। वट लीफ फ्रिंज्ड लीजेंड हॉन्ट्स अबाउट दाई सेव। अब यहाँ पे लीफ फ्रिंज्ड है, इसका मतलब है कि उस सुराही के किनारे पे बहुत सारी पत्तियाँ, फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं। तो जो पोइट है वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो शेप है उसको किस पत्तियों ने क्या है बनाया है, कौन सी जो फूल पत्तियां हैं वो तुम्हारी शेप को निर्धारित कर रही हैं। तुम्हारी शेप को, हाउंड का मतलब वैसे तो डराना होता है, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि तुम्हारी जो शेप है वो किन पत्तियों के द्वारा बनाई गई है, कौन सी पत्तियां हैं जो तुम्हारी शेप है उसको निर्धारित करती हैं। अब यहाँ पे अलग अलग शेप्स के बारे में पोइट हमें बताता है कि ऑफ डीटीज और मॉर्टल्स, कि तुम्हारे ऊपर जो शेप है वो किसी डीटी, देवी देवताओं के, या मॉर्टल जो अमर है यानी भगवान है उनकी हैं, और ऑफ बोथ, या इन दोनों की जो शेप है तुम्हारे ऊपर छपी हुई है। इन टेम्पल और द डेल्स ऑफ आर्केडी। अब ये जो तुम्हारे ऊपर देवी देवताओं की ये जो शेप है, ये देवी देवताओं की शेप है वो टेम्पल की है या किसी आर्केडी की है। आर्केडी का मतलब कोई पुराना टेम्पल। तो वो जो शेप्स उसके ऊपर बनी हुई हैं अर्न के ऊपर, उनके बारे में पोइट है वो पूछ रहा है कि ये किस चीज़ की बनी हुई है। उसके बाद बच्चों कि व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज। अब जो जॉन कीट्स हैं वो उस अर्न के ऊपर कुछ आदमी और कुछ देवी देवता हैं उनको देखता है, कुछ औरतें भी हैं वहाँ पे उस सुराही पे, पर्टिकुलर सुराही पे। तो उनको देखता है और बोलता है कि ये भगवान, ये आदमी, ये कौन है। व्हाट मेडन्स लोथ। लोथ का मतलब बच्चों वैसे तो होता है दूर भागना। तो मेडन वैसे अनमैरिड लड़की होती है, गर्ल होती है, उसको बोलते हैं कि ये जो आदमी इस अर्न पे छपे हुए हैं, ये भगवान की तस्वीरें इस पे छपी हुई हैं, ये जो अनमैरिड गर्ल्स हैं ये दूर भाग रही हैं, ये कौन है। व्हाट मैड परस्यूट, ये किस मतलब क्या है, अफरा तफरी का माहौल है, ये अफरा तफरी का माहौल क्यों है, ये कहाँ जा रहे हैं, ये औरतें हैं, ये भगवान हैं, या फिर ये जो आदमी हैं ये क्यों भाग रहे हैं, ये अफरा तफरी का माहौल क्यों है। व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, ये कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी एस्केप का मतलब कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे राइटर है वो एड्रेस कर रहा है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि भी ओड है वो संबोधन या एड्रेस होते है, ऑर्डर्स के रूप में पोइम होती है। तो ये यहाँ पे ओड को, अर्न को एड्रेस कर रहा है पोइट कि भी ये जो आपके ऊपर, ओड के ऊपर ये जो चीज़ें छपी हुई हैं, ये औरतें हैं, ये मैन है, ये गॉड है, ये कि कहाँ जा रहे हैं, ये अफरा तफरी का माहौल इनमें क्यों है, ये
कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हैं। बट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, पाइप का मतलब बांसुरी, टिम्ब्रल्स है इसका मतलब होता है डफलियाँ। वट वाइल्ड एक्सटेसी, कि भी ये जो बांसुरियाँ हैं, ये डफलियाँ हैं, ये क्या है। वट वाइल्ड एक्सटेसी, ये कहाँ। एक्सटेसी का मतलब होता है अपने आप को किसी दूर सुनसान जगह पे ले जाना। तो ये जो डफलियाँ, ये बांसुरियाँ, ये इंसान है, ये कहाँ अपने आप को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें क्या है, राइटर है, पोइट है, वो अर्न से ही एड्रेस करके ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। अब उसके बाद जैसे कि डफलियाँ और बांसुरियों की बात आई थी, तो राइटर कह रहा है कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। अब उस जो अर्न है उसके ऊपर बांसुरियों की तस्वीर छपी हुई है। राइटर है उन बांसुरियों की तस्वीर देख के कुछ मतलब क्या है कि संगीत, कुछ म्यूजिक को महसूस कर रहा है। तो पोइट है वो बोलता है कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, कि हमने जो म्यूजिक सुना है, जो गाने सुने हैं, वो तो स्वीट होते हैं नो डाउट, बट दोज अनहर्ड, परंतु वो म्यूजिक जो इस अर्न पे बांसुरियाँ बता रही हैं, हमें सुना रही हैं, आर स्वीटर, वो और भी ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा स्वीट है। कहने का मतलब हम उस चीज़ को देख के अपने मन में और भी अच्छा संगीत है उसको महसूस कर सकते हैं। देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, इसलिए ये जो सॉफ्ट पाइप्स, ये जो बांसुरियाँ हैं, इनको बजाते रहो। अब ये अर्न से बोल रहे हैं जॉन कीट्स के इन जो बांसुरियों की आवाज़ है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए, इनको बंद नहीं करनी चाहिए। नोट टू द सेंसुअल ईयर बट मोर एंड्योर्ड, कहता है कि ये जो बांसुरी हैं अर्न के ऊपर, इनका जो म्यूजिक है वो क्या है, सेंसुअल ईयर, यानी हमारे जो फिजिकल ईयर हैं, जो हमारे कान लगे हुए हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं करता, बट मोर एंड्योर्ड, लेकिन जो हमारी अंदर की स्पिरिचुअल ईयर है, हमारे दिल के कान है, हमारी इमेजिनेशन है, उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं ये चीज़ें। यानी ये जो पाइप्स हैं, ये इसका म्यूज़िक है, हमारा दिल महसूस कर सकता है, और उस दिल के लिए ये म्यूज़िक है बहुत अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है। पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन, फेयर यूथ beneath the trees thou canst not leave thy song। अब यहाँ पे जो राइटर है वो बोल रहा है कि भी पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन, यानी तुम्हारी जो पाइप है उसमें कोई टोन नहीं है, लेकिन वो टोन है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है हमें। उसके बाद राइटर है पहली बार हमें किसी इंसान के बारे में, उस पे छपे हुए एक फिजिकल इंसान के बारे में, या जो विजिबल इंसान है उसके बारे में बता रहा है कि फेयर यूथ। अब एक तस्वीर उसको एक यंग यूथ की, एक अच्छे, एक बढ़िया से जवान इंसान की दिखती है, बीनीथ द ट्री, जो एक ट्री के नीचे, किसी वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। दाउ कैनस्ट लीव दाई सॉन्ग। अब यहाँ पे पोइट है ये बोल रहा है कि तुम जहाँ पे बैठे हुए, हे यंग प्राणी, इंसान, तुम जहाँ पे बैठे हुए, तुम अपने जो जगह है इसको कभी भी नहीं छोड़ सकते, तुम अपने सॉन्ग को बजाना कभी भी नहीं छोड़ सकते। नोर इवन कैन दोज ट्री बी वेयर, ना ही जो वृक्ष तुम जिसके नीचे तुम बैठे हुए वो कभी भी खाली हो, बेयर हो सकते हैं, खाली हो सकते हैं, यानी वो कभी उनके पत्ते झड़ सकते हैं। अब बच्चों एक चीज़ देखने वाली है, वो ये है कि यहाँ पे जो राइटर है इन लाइंस में भी और आगे भी वो क्या कह रहा है, वो जो पेंटिंग या अर्न है उनकी क्या है ये बता रहा है कि जो पेंटिंग है या जो अर्न है उसके ऊपर पेंटिंग है वो हमेशा एज इट इज़ रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होएगी। हालांकि हम जो इंसान हैं वो हम सीज़न के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, हमारे कभी कोई बीमार भी हो जाता है, कभी कोई और दुख भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे पेंटिंग के बारे में बोल रहा है राइटर कि इसमें जो फेयर यूथ है, यानी जो एक यंग
पर्सन है वो कभी भी अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा, वो ऐसे ही बांसुरी बजाता रहेगा, ना ही इसमें जो ट्री हैं उनके पत्ते कभी झड़ेंगे, कोई भी सीज़न आ जाए चाहे, क्योंकि ये एक पेंटिंग है। यहाँ पे राइटर ने क्या है, परमानेंस ऑफ आर्ट, आर्ट की जो परमानेंस है उसको बताया है कि आर्ट है वो कभी भी मरती नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहती है। उसके बाद राइटर है एक और पिक्चर देखता है, वो पिक्चर किसकी होती है, बोल्ड लवर्स कि भी एक कुछ बहुत ही अच्छे लवर, कोई प्रेमी और प्रेमिका बैठे हैं, उनकी पिक्चर है नेवर नेवर कैंस्ट दाउ किस। अब यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें क्या है, दो लवर हैं, वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, एक दूसरे को क्या है किस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राइटर बोलता है नेवर नेवर कांस्ट दाउ किस, तुम कभी भी किस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो एक आर्ट है, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, वो कोई ओरिजिनल प्राणी तो है नहीं कि वो आगे पीछे हिल ढुल सकते हैं या मूव कर सकते हैं। तो राइटर बोलता है, पोइट बोलता है कि तुम कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आ पाओगे। लेकिन राइटर बोलता है एक अच्छी बात क्या है कि दाउ विनिंग नियर द गोल येट, कि तुम्हारा जो गोल है यानी तुम एक दूसरे को किस करना चाहते हो वो हालांकि थोड़ा सा गोल है वो थोड़ा सा दूर है, यानी तुम अपनी मंजिल के थोड़ा सा दूर हो या नज़दीक हो, डू नॉट ग्रीव, तुम इससे परेशान मत हो, तुम्हें इस चीज़ से दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है दुखी होने की, सी कैन नॉट फेड, कि जो बिलवड है वो कभी भी फेड यानी कि बूढ़ी नहीं होगी, वो हमेशा ऐसे के ऐसे जवान रहेगी। दो दाउ हैस्ट नोट दाई ब्लिस, हालांकि तुम्हें तुम्हारा जो प्रेम है प्यार है वो नहीं मिलेगा, बट फॉर एवर विल्थ दाउ लव एंड सी वी फेयर, तुम्हारा जो प्यार है वो हमेशा जिंदा रहेगा और वो जो बिलवड है वो हमेशा फेयर रहेगी, वो हमेशा जवान रहेगी। कहने का मतलब कि जो पेंटिंग है उसके ऊपर जो एक बिलवड है छपी हुई है, उसके ऊपर किसी भी सीज़न का कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, वो हमेशा जवान रहेगी। हालांकि वो लवर है वो अपनी बिलवड से कभी मिल नहीं पाएगा, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हालांकि एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे लेकिन एक दूसरे के हमेशा साथ रहेंगे, और वो कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, किसी भी सीज़न का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बच्चों ये हमारी पोइम है वो हाफ पोइम हो चुकी है, आज हम आधी पोइम करेंगे, कल का जो लेक्चर है इसके कंटिन्यू में रहेगा, कल हम इसको फिनिश करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।